हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने बोला था नेक्स्ट टाइम मैं प्रीलिम्स 2023 का जो मेरा अटैम्प्ट था उसका रियल टाइम सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा कि मैंने एग्ज़ाम हॉल में कैसे सॉल्व किया। जैसे कि आप लोगों को पता है आज आंसर की आ गई है 2023 की, तो मैं आज 2023 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगा। इसमें जैसे कि फ़र्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है एंड ज्योग्राफी का है। अगर इसमें फैक्ट्स आपको पता है तो पता है, और नहीं पता है तो ये इसके रॉन्ग होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। मैंने मैप्स में ये रिवर्स के बारे में पढ़ा हुआ था, तो मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की थी, बट आई गेस ये मेरे से रॉन्ग हो गया था क्योंकि ऑप्शंस ऐसे आ जाते हैं तो थोड़ा गेस करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आपको शॉर्ट इसका आंसर आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, इसमें ये मुझे पता था, ये भी थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन मैं न्यूज़पेपर वगैरह रेगुलरली पढ़ता था तो मेरे को ये दोनों चीज़ें पता थी। इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट आई गेस मेरे हिसाब से गलत है। विशाखापट्टनम पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट नहीं है, ये JNPT है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जो मुंबई में है, तो दैट इज़ द लार्जेस्ट। तो मेरे को ये और ये बाकी दोनों स्टेटमेंट भी मेरे को पता थी, ये न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, तो ये अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ईजिली हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन अगेन काफ़ी फैक्चुअल है और इसके ऑप्शंस भी डिफ़िकल्ट वाले हैं, तो ये सॉल्व मुझसे तो नहीं हुआ था। यू कैन लीव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जो बहुत फैक्चुअल हैं। फोर्थ जो क्वेश्चन है ये UPSC ने जो दिया है इसका ए आंसर ही दिया है। ये जो मैंने W और R लिखा हुआ है, ये जब मैंने उस टाइम अपने एग्ज़ाम के बाद चेक किया था, वो जो कोचिंग के आंसर कीज़ थे उनसे मैच किया था, तो उसमें W मतलब रॉन्ग, R मतलब राइट। तो ये कोचिंग के आंसर्स के हिसाब से ये मेरा रॉन्ग था, लेकिन UPSC ने इसको राइट बताया एंड मेरे हिसाब से भी राइट था, बिकॉज आई न्यू दी स्टेटमेंट शॉर्ट कि इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया देन चाइना, दिस इज़ राइट, एंड बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ये मेरे को अच्छे से आते थे, ये न्यूज़पेपर में कई बार डिस्कस होता है एंड मैंने ये गूगल भी किया था। जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर जितने भी आर्टिकल्स आते हैं उसमें ये कई बार डिस्कस होता है। सो अगर आपने मेंस का एग्रीकल्चर का पार्ट अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है तो ये आपको क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। देन फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ये कॉमन सेंस है, हम ज्योग्राफी में कई बार पढ़ते हैं। ये जो फिनोमेनाज होते रहते हैं, मार्शलैंड्स और ये सब, ये शॉर्ट कहीं पे दिया नहीं हुआ है, किसी भी बुक, किसी भी मटेरियल, किसी भी कोचिंग के उसमें नहीं दिया हुआ है, किसी टेस्ट सीरीज़ में नहीं आया है। लेकिन ये अगर आप सिंपली जो जोग्राफिकल फीचर्स होते हैं वो क्यों होते हैं, उनके प्रोसेस को समझ के अगर आपने पढ़ाई की है तो आप ये ईजिली कर पाओगे। ये मेरे लिए ईजी क्वेश्चन था, ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था। फिफ्थ क्वेश्चन रन ऑफ कच्छ वाला। सो मूविंग ऑन, सिक्स्थ जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगा मुझे, बट इसमें क्योंकि मैंने दो जो ऑप्शंस थे वो एलिमिनेट कर दिए थे, क्योंकि हम आयरन और कॉपर के जो हमारे जो ओर्स रहते हैं, ये इनका नाम हम पढ़ते हैं, लेकिन ये जो इल्मेनाइट है, रूटाइल हैं, ये मैंने कहीं पढ़े नहीं थे, तो दैट इज़ वाई आई कुड एलिमिनेट कि ये कॉपर एंड आयरन के तो नहीं है, क्योंकि कॉपर एंड आयरन के कई बार जो ओर्स के नाम बार बार आते रहते हैं सिलेबस में भी, टेस्ट सीरीज़ में भी, एंड कभी ना कभी हमें हमारे सामने ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आते हैं। तो मुझे लगा था ये एल्यूमिनियम या टाइटेनियम हो सकता है। एल्यूमिनियम का भी दो हमें पता होता है, बॉक्साइट होता है, लेकिन मुझे लगा कोई दूसरे, बट यहाँ पे लक आता है जब आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं तो आप दो में आप रिस्क ले सकते हैं, जो आपको इंट्यूशन जिसमें करेक्ट लग रहा है। सेवंथ क्वेश्चन, ये काफ़ी न्यूज़ में था, ये जो DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जैसे बैटरीज़ और ये एनवायरमेंटल इश्यूज़ के में भी काफ़ी डिस्कस होते थे। इनफैक्ट बहुत ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करती हैं, ये बहुत क्लेम करती रहती हैं कि हम जो हैं कार्बन न्यूट्रल हैं, हम ग्रीन वे में प्रोडक्शन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का। लेकिन ये कई बार डिस्कस होता था कि ये जो अपने जो रॉ मटेरियल जहाँ से प्रोक्योर करते हैं थर्ड पार्टी से, वो कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है एंड वहाँ पे कोई एनवायरमेंटल लॉज का फॉलो नहीं होता है। तो ये काफ़ी EVs के बारे में काफ़ी डिस्कशन में बार बार न्यूज़पेपर में आता रहता है। तो दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन इन अकॉर्डिंग टू मी। जो अगेन जो 8th क्वेश्चन है ये एकदम वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। कॉन्गो बेसिन, कॉन्गो रिवर काफ़ी बड़ी रिवर है, मेजर रिवर है अफ्रीका में, इसका हमें पता होना चाहिए। सो दो को तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आप गूगल मैप्स बार बार देखते रहते हैं या फिर आप एटलस बार बार पढ़ते रहते हैं तो आपको पता होगा कॉन्गो रिवर जहाँ पे है वो एकदम सेंट्रल अफ्रीका में है, एंड कॉन्गो जो कंट्री है उसका नाम भी इसके ऊपर ही पड़ा हुआ है। तो आपको पता है कि आप साउथ सूडान, नाइजीरिया तो ईजिली एलिमिनेट कर दो, क्योंकि नाइजीरिया एकदम वेस्ट में है, अफ्रीका में है, और साउथ सूडान थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो मेरे को कन्फ्यूजन कैमरून और युगांडा में था, क्योंकि ये काफ़ी आसपास हैं। सो आई वेंट विद कैमरून एंड ये सही हो गया है।
यहाँ पे दिस इज़ हाउ योर लक फेवर्स यू, क्योंकि आपको 100% नहीं होता है, लेकिन आपके थोड़ा इंट्यूशन जो होते हैं, क्योंकि आपने बार बार चीज़ें देखी होती हैं, तो यू हैव टू गो विद योर इंट्यूशन। एंड कहीं अगर आप 50% चांसेस में भी आपकी इंट्यूशन ने आपका साथ दिया तो यू विल बी नेट पॉजिटिव। जैसे लास्ट क्वेश्चन में मेरे इंट्यूशन ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में दे दिया। लास्ट क्वेश्चन नहीं, सॉरी, 6th क्वेश्चन में, लेकिन ये इस वाले में साथ दिया। 9th क्वेश्चन जो है ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, और ये हमारे जो स्टैंडर्ड ज्योग्राफी की सोर्सेज हैं उनमें दिया हुआ है, हमारी ज्योग्राफी के NCERTs में भी दिया हुआ है। दिस इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चन, और आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह करोगे, मैप्स करोगे, उसमें भी कवर हो जाएगा, ये आना चाहिए मेरे हिसाब से। जो 10th वाला है थोड़ा, मैं बोलूँगा थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। सो अगर ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ भी देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ये जो हमारा कॉरिडोर्स वगैरह हैं काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं और न्यूज़पेपर में आते रहते हैं। सो आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। मूविंग ऑन टू 11th क्वेश्चन, ये यूरेनियम का, एक्चुअली ये दोनों स्टेटमेंट मुझे आते थे, आप देख सकते हैं कि मैंने टिक भी किया था और फिर बाद में कट किया है, या फिर पहले कट किया और बाद में टिक किया है, बट आई गॉट कन्फ्यूज, प्रेशर में हो जाता है कई बार, एंड देन आई कंसिडर्ड कि ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये गलत है। लेकिन ये सॉरी, मैंने इसको शायद सही मान लिया, लेकिन ये गलत है। जहाँ तक कि मेरे को याद है इतना हाई एनरिचमेंट नहीं लगता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूरेनियम का, लेकिन मैंने उस टाइम कई बार प्रश्न में आप सोच नहीं पाते उतना, बट ये क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए था। एंड ये कई बार डिस्कशन होता है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी में, वेपन ग्रेड यूरेनियम, और जैसे ईरान और US का जो इशू चल रहा था, इसमें कई बार ये सब चीज़ें डिस्कस होती रहती हैं। अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो दिस इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन ये काफ़ी फैक्चुअल है, क्योंकि मैंने बायोलॉजी पहले पढ़ रखी है, तो इसलिए आई कुड डू इट। ये हो सकता है आप लोगों के लिए शायद डिफ़िकल्ट हो, या फिर जो बायोलॉजिकल नॉलेज अच्छा नहीं रखता है, जिसने बायोलॉजी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ी है, उसके लिए हो सकता है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो। बट मेरे को अगर आप स्टेटमेंट पढ़ के भी देखना चाहोगे तो जैसे मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ये काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, जोग्राफिकली काफ़ी बड़ी कंट्री है। ऐसा नहीं हो सकता कि मार्सुपियल्स ना मिले। एंड आपको, लेकिन इसमें यह है कि आपको पता होना चाहिए मार्सुपियल्स क्या होता है। अगर आपको बिल्कुल इसका आइडिया नहीं है तो आपको नहीं पता होगा। लेकिन जब हम एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं तो मार्सुपियल्स कई बार आता रहता है, उसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नया वर्ड है ये। तो अगर मार्सुपियल्स के बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं तो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट, तो आप ऐसे क्वेश्चन को लीव कर सकते हैं। बट फॉर्चुनेटली मुझे आता था तो आई कुड डू इट। 13 क्वेश्चन काफ़ी फैक्चुअल है, मैंने ये ग्रुप का नाम कभी नहीं सुना था, दैट इज़ आई लेफ्ट द क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन भी काफ़ी फैक्चुअल है, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, और इसमें प्लस ऑप्शंस भी डिफिकल्ट दिए हुए हैं, तो मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था। 15th क्वेश्चन ये मैंने पढ़ा हुआ था, वैगल डांस मैंने कहीं तो पढ़ा था, सुना था, इसलिए, बट आई वॉज नॉट रियली श्योर। मेरे को ड्रैगन फ्लाई और हनी बीज में थोड़ा कन्फ्यूजन था, बट फॉर्चुनेटली वैगल डांस मैंने सुना हुआ था, दैट इज वाई आई कुड मेक दिस क्वेश्चन करेक्ट। जो 16 क्वेश्चन है, ये अगर आप देखोगे जो जितने भी टॉपर्स थोड़े अपने टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं, उसमें ये बताया जाता है कि जैसे जहाँ भी कोई भी पॉसिबिलिटी है, काफ़ी ओपन एंडेड स्टेटमेंट होता है तो नॉर्मली वो करेक्ट होता है। जब तक आपको बहुत ही अजीब ना लगे स्टेटमेंट या फिर बहुत एक्सट्रीम नहीं है तो आप उसको गलत नहीं मानते हैं। इसमें अगर आप चारों स्टेटमेंट को देखोगे कि सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, ये तो कोई भी इजीली गेस कर सकता है कि कोई ना कोई मशरूम की स्पीशीज़ तो ऐसी होगी जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो ये है, सम मशरूम्स हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज़, ये बिल्कुल करेक्ट है। इनफैक्ट जो ये ड्रग अब्यूज़ वगैरह होता है तो उसमें ये मशरूम्स भी यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारे मशरूम की स्पीशीज़ हैं जिनसे हेलुसिनेशंस और ये सब होते हैं, तो जो रेव पार्टीज़ और ये सब होती हैं उसमें मशरूम्स का यूसेज होता है। ये मैंने पढ़ा था, ये फैक्ट मेरे को पता था, इसलिए मेरे को पता था ये सेकंड स्टेटमेंट तो 100% राइट है। सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टीज़, ये भी हो सकता है क्योंकि मशरूम्स हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, या फिर वैसे भी अगर आप स्टेटमेंट को सोचोगे तो किसी न किसी मशरूम में इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ तो होंगी, या फिर वाइल्ड में कोई ना कोई इसमें अडेप्टेशन हुआ ही होगा जिसमें मशरूम्स में ये अडेप्टेशन हुआ होगा कि वो इंसेक्ट्स को मारते होंगे। अगर वो एक भी इंसेक्ट्स को हार्म कर सकते हैं तो इंसेक्टिसाइडल हो जाएगा। दिस इज़ हाउ यू रीच योर आंसर्स। सब मशरूम्स है बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज़, ये भी हो सकता है क्योंकि वाइल्ड में हमने देखा है कि बहुत सारे जो स्पीशीज़ हैं, प्लांट स्पीशीज़, उनमें बायोल्यूमिनेसेंस होता है, इनफैक्ट एनिमल स्पीशीज़ में भी होता है। तो दिस इज़ अ वेरी ओपन एंडेड स्टेटमेंट, ये आप चारों को करेक्ट मान सकते हो। दैट इज़ आई वेंट विद ऑल 4। 17 क्वेश्चन है, इसमें मेरे को श्योर नहीं था इसलिए मैंने अटेम्प्ट नहीं किया।
क्योंकि इस इंडियन स्क्विरल के बारे में मुझे आइडिया नहीं था ज़्यादा, सो आई लेव दिस क्वेश्चन। 18 जो क्वेश्चन है ये क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, सो आई न्यू इट शॉर्ट। जैसे आप पहला स्टेटमेंट देखो, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये बिल्कुल सही है। कितने बार ये हम अपने जो बायोटेक वाले मटेरियल में या फिर साइंस एंड टेक के मटेरियल में पढ़ते हैं, या फिर बेसिक जो बायोलॉजी की बुक्स हैं हमारी 11th-12th की NCERT, उसमें भी हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं। और इनफैक्ट ये स्टेटमेंट कहा जाता है कि बैक्टीरिया हर जगह मिलते हैं, इवन इन कोल्डेस्ट प्लेसेस, इवन इन हॉटेस्ट प्लेसेस, इवन इन ड्राइस्ट प्लेसेस। हर जगह बैक्टीरिया, कोई ना कोई बैक्टीरिया ज़रूर, कोई ना कोई अडेप्टेशन उनमें हो जाता है कि वो सर्वाइव कर लेते हैं एक्सट्रीम सिचुएशंस एंड एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशंस में। सो दैट इज़ वाई सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये भी सही है, क्योंकि हम हर थोड़े दिन में ये सुनते रहते हैं कि अंटार्कटिका में, आर्कटिक की जो बर्फ़ है, इसमें जो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो फ्रोज़न हैं, जो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब जो आइस पिघलेगी तो उसमें ये रिलीज़ हो सकते हैं एनवायरनमेंट में। ये भी कई बार आता रहता है। एंड एसिडिक pH का भी, कि ये बैक्टीरिया एसिडिक एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर लेते हैं। ये काफ़ी फैक्ट है, ये जो हमारे बेसिक बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट में रहता है। किसी भी कोचिंग मटेरियल से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका ये कवर हो जाएगा। जो 19 क्वेश्चन है ओरंगुटान का, ये भी मेरे लिए ईजी था, क्योंकि अगर मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह देखता रहता था बचपन से, तो उसमें ये होता था। मेरे को ये तो नहीं पता था एग्जैक्ट कि दे कैन मेक अ टूल विद अ स्टिक एंड स्क्रैप इंसेक्ट्स। ये बिल्कुल भी नहीं, ये कौन पढ़ता है, किसी को भी नहीं पता होता है। बट अगर आप देखोगे तो ह्यूमंस के सबसे जो क्लोजेस्ट होते हैं वो जो एप्स होते हैं। एंड ओरंगुटान इज़ अ टाइप ऑफ एप, जहाँ तक मेरे को आइडिया है। सो ये जो मंकीज़ होते हैं, ये इनका जैसे हमारा ह्यूमंस का थंब होता है, वैसे इनका थंब होता है, अपोजेबल थंब बोलते हैं उसको। सो ये जब, इसलिए ये स्टिक होल्ड करने में, ये सब होल्ड करने में आसानी होती है, और उसको यूज़ करने में एज अ स्टिक, जैसे ह्यूमंस लकड़ी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो ओनली दो स्पीसीज़ कैन यूज़ स्टिक एज अ टूल जिनका अपोजेबल थंब है। तो ये जो बेसिक मेरी नॉलेज थी यहाँ पे काम आई, इसलिए मैंने ओरंगुटान किया। फिशिंग कैट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कैट है। ओटर और स्लॉथ बियर हैं, वो थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट मुझे लगा वो ओरंगुटान था, क्योंकि मंकीज सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट हैं एवोल्यूशन के मुताबिक ह्यूमंस के। जो 20th क्वेश्चन है, ये अगेन काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये बार बार हम पढ़ते रहते हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं, ये जो ग्लोबल वार्मिंग कैसा पार्ट है इनका, कैसे ये ओजोन को अफेक्ट करते हैं, ये टर्म्स बार बार आते रहते हैं। एंड ये मटेरियल किस किस चीज़ में मिलते हैं, ये भी कई बार न्यूज़ में आता रहता है, हमारे करंट अफेयर में आता रहता है। हमारे एनवायरनमेंट का जो बेसिक मटीरियल है उसमें भी ये रहता है, तो ये आना ही चाहिए। हाँ, ल्यूब्रिकेंट का मैंने कभी नहीं सुना था, लेकिन हम एरोसोल्स, फोम एजेंट्स, फायर रिटार्डेंट से कई बार आता रहता है। टेस्ट सीरीज़ में इसमें बार बार पूछते रहते हैं, तो ये ईजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए था। और ये मेरा यूपीएससी के आंसर की के हिसाब से करेक्ट है, कोचिंग के हिसाब से ये मेरा रॉन्ग था, क्योंकि उन्होंने लुब्रिकेंट्स भी काउंट कर लिया था। 21st क्वेश्चन ये मेरे को आता था क्योंकि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो उसमें ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं इनके बारे में कई बार आता रहता था। क्योंकि ये इन्विट मॉडल कई बार हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, वो भी बोलते रहते थे, तो इसके बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए। सो इसके एक जो पहला स्टेटमेंट है मुझे पता था कि ये गलत है, तो दैट इज़ आई कुड, मेरे को सेकंड स्टेटमेंट का तो ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट आई न्यू कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। एंड ये रिसेंटली कुछ न्यूज़ में डिविडेंड टैक्स के से रिलेटेड भी कुछ अमेंडमेंट लेके आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उस हिसाब से भी मेरे को इसके बारे में पता था। सो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए। इसलिए सही हो जाना चाहिए क्योंकि इसमें जो एक ही ऑप्शन है सर जिसमें स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट है, तो मेरे को इतना ही पता था कि स्टेटमेंट 1 गलत है। अगर 1-2 ऑप्शन और होते जिसमें ये बोला होता था कि स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, तो शायद मेरे लिए कन्फ्यूजन बढ़ जाता। जस्ट बिकॉज ऑप्शन ऐसे थे इसलिए इट बिकेम फेवरेबल टू मी। तो इसमें सिर्फ मेरे को एक स्टेटमेंट के बारे में पता था, तो भी मैं करेक्ट कर पाया। सो दिस इज़ हाउ योर लक फेवर्स यू, कि अगर आपने कुछ चीज़ें पढ़ी, लेकिन ये लक तभी फेवर करेगा जब आपने डिलीजेंटली मेहनत की है, आपने रोज़ चीज़ें की हैं, तब जाके कुछ ऐसा होगा कि आपको एक ही स्टेटमेंट पता था, अनफॉर्चुनेटली उसी से आप करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर पाए। लेकिन उसके लिए आपको न्यूज़पेपर और जो बेसिक मटेरियल अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। जो 22nd क्वेश्चन है, ये मेरे को अगेन आता था क्योंकि
काफ़ी नॉर्मल, काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है। न्यूज़ में इतना रहता था कि पेंडेमिक के बाद कैसे सारी कंट्रीज़ के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने कैसे पहले तो कोविड से रिकवर होने के लिए बहुत पैसा पंप किया इकॉनमी में, उसके बाद फिर इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स हाइक किया, उसका क्या इफेक्ट पड़ा, कैसे इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी उससे इफेक्ट पड़ रही है, कैसे इन्फ्लेशन कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी बार बार न्यूज़पेपर में आती रहती थी। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है और इकोनॉमिक के बेसिक कॉन्सेप्ट से आता है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना ही चाहिए। अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो 100% आपको क्वेश्चन आ जाएगा। अगेन कार्बन मार्केट्स वाला मेरे हिसाब से ईजी क्वेश्चन है, मैंने गलत कर दिया क्योंकि मैं शायद कंफ्यूज कर गया सॉल्व करते टाइम, बट दिस इज़ अ ईजी क्वेश्चन क्योंकि ये कार्बन मार्केट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूज़पेपर में ही बार बार आता रहता है, हमारी मंथली मैगजीन में आता रहता है। और बेसिक मटेरियल में भी कार्बन मार्केट कई बार डिस्कस किया, इसका मैकेनिज़्म क्या है, कौन कौन से मैकेनिज़म्स इसमें एक्ट करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, इंडिया कौन कौन से उसमें पार्ट है, कैसे इंडिया को इससे बेनिफिट होगा, नुकसान होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगेन 24th क्वेश्चन काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आना चाहिए आपको। ओपन मार्केट ऑपरेशंस हम पढ़ते हैं, आरबीआई के फंक्शंस पढ़ते हैं, ये आना ही चाहिए। 25th क्वेश्चन, हालांकि मैंने दो ऑप्शन चूज़ कर लिए थे, दो के बारे में मैं श्योर था लेकिन बाकी दो के बारे में मैं श्योर नहीं था। अगर ये ऑप्शन शायद इजी होते तो मैं करेक्ट कर पाता और शायद मेरा राइट हो जाता। हो सकता है ऑप्शन मैंने गलत चूज़ किया, बट मैं श्योर नहीं था इसलिए मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। बट ये भी बेसिक जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में से ही आता है, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आना चाहिए। बट अगर नहीं भी आया तो आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। 26th वाला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल ही आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो। दो मेरा गलत हो गया क्योंकि ओवर थिंकिंग की है मैंने, लेकिन अगर आप नॉर्मल कॉमन सेंस से भी सोचोगे तो किया जा सकता है। लेकिन कोई भी टॉपर ये स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड ये सब कोई पढ़ के नहीं जाता है। अगर किसी का बैकग्राउंड है तो शायद पता हो, लेकिन नॉर्मली कोई नहीं पढ़ता है, किसी कोचिंग मटेरियल में नहीं था। लेकिन ये कॉमन सेंस से किया जा सकता था क्वेश्चन। अगर आप ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको ही पता लग जाएगा। 27 मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन है क्योंकि एमएसपी क्या है, एमएसपी कौन से सीड्स को मिलता है, ये सब हमें पता है। और ये खरीफ क्रॉप और ये हम पढ़ते हैं। एंड नॉर्मली जो ऑयल सीड्स होते हैं ये कौन से खरीफ हैं या राबी हैं ये हम पढ़ते हैं, तो ये पता होना चाहिए। और अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपको एमएसपी और ये नाइजर सीड के बारे में पता है। तो जैसे ये सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज़ नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग, ये कोई नहीं पढ़ता है कि नाइजर सीड कोई ट्राइबल यूज़ करते हैं कि नहीं, ना किसी मटेरियल में दिया हुआ है। लेकिन आप इसको करेक्ट कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी ओपन एंडेड स्टेटमेंट है। हमारे इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है, उसमें इतने ट्राइबल ग्रुप्स हैं, कोई ना कोई तो हमारे इंडिया में मुझे लगता है हर टाइप के हर प्लांट का जो ऑयल है वो यूज़ किया जाता है किसी न किसी रीजन में। कहीं पे कोई ट्राइब या कोई लोकल एरिया में ज़्यादा कोकोनट ऑयल यूज़ होता है, कहीं पे ग्राउंड नट ऑयल यूज़ होता है। तो हमारे इंडिया में सब तरीके के ऑयल यूज़ होते हैं अपने डाइटरी हैबिट्स की वजह से। तो आप इस स्टेटमेंट को करेक्ट मान सकते हो, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। दैट इज़ वाई आई कुड सॉल्व दिस। कमिंग ऑन टू 28, ये भी काफ़ी कॉमन सेंस है क्योंकि कई बार हम ये चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं पढ़ते। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, जैसे ब्रांड रिकग्निशन कोई टेंजिबल चीज़ नहीं है, ये इंटेंजिबल चीज़ है। सो इन्वेंट्री है, ये टेंजिबल है। एज इन्वेंट्री क्या होती है, जो गुड्स एक फैक्ट्री के गोडाउन में जो रखे रहते हैं या फिर किसी भी ऑफिस में या जो इंडस्ट्री में जो उनकी इन्वेंट्री होती है, जो उनका स्टॉक होता है, उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। तो ये फिजिकल चीज़ है, इंटेंजिबल नहीं है। जबकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ तो हमारी इंटेंजिबल होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिमाग से निकलती है, आपके थॉट्स, आपके आइडियाज़, आपके जो डिज़ाइंस, ये तो ये टेंजिबल नहीं है। तो ये दोनों के बारे में मैं श्योर था। अगेन जो मेलिंग लिस्ट है, ये भी इट्स नॉट ए टेंजिबल थिंग, राइट। जो मेलिंग लिस्ट है क्लाइंट्स की, वो किसी के लिए एक एसेट हो सकती है ना। अगर आपके पास कोई डेटाबेस है, जैसे हमारे जो कोचिंग वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पास सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का डेटा होता है, क्योंकि जब हम इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, मॉक इंटरव्यू देने के लिए हम अपना डैफ सबमिट करते हैं, अपना फ़ोन नंबर देते हैं, ईमेल एड्रेस, तो उनके पास पूरी लिस्ट होती है मेल्स की, उनके स्टूडेंट्स की। तो उनके तो हम क्लाइंट ही हैं। सो ये इनटेंजिबल चीज़ है, वो टेंजिबल नहीं है। ऐसे कॉमन सेंस लगा के आप ये सॉल्व कर सकते हो। जो 29th है, ये मेरे हिसाब से काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और ये न्यूज़पेपर में बार बार आता रहता है, करंट अफेयर्स की मैगजीन में भी कई बार आता रहता है। एंड स्पेशली जो 15th फाइनेंस कमीशन था, हमेशा न्यूज़ में था ये तो। और हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन, वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का। ये हम बार बार पढ़ते रहते हैं, इस पर बार बार डिबेट होते रहते हैं कि कैसे सदर्न स्टेट्स अपना इंटरेस्ट रखते हैं, कैसे नॉर्दर्न स्टेट्स अपना इंटरेस्ट रखते हैं, कैसे जीएसटी काउंसिल में भी नॉर्थ साउथ डिवाइड, ये सब डिस्कशन होता रहता है। फिर कैसे फाइनेंस कमीशन का टैक्स डिवोल्यूशन कैसे अनफेयर है सदर्न स्टेट्स के लिए। ये टॉपिक बार बार इस पर बहुत सारे
आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर में, ये डिटेल में हमें पता होना चाहिए। करंट अफेयर मैगजीन में बाकायदा इसके ग्राफ आते हैं कि उसके बाद जो चेंजेस लाए गए, उन चेंजेस में ये थे फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी वो कैसे इन रिसेंट कुछ सालों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने लगे हैं। टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट की स्टेट गवर्नमेंट कैसे अपने खुद का ओन टैक्स का शेयर बढ़ाने के लिए उनको पुश किया जाता है ताकि वो कम से कम सेंट्रल फंड्स पे डिपेंडेंस रहें। और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कैसे नॉर्थ साउथ डिवाइड को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ इट हैविंग डिफ़िकल्ट ऑप्शंस, ये आना ही चाहिए मेरे हिसाब से। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 30 क्वेश्चन के बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं था। आप लेकिन कॉमन सेंस अगर लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन मेरे को बिल्कुल नहीं पता था इसलिए मैंने छोड़ दिया। 31st क्वेश्चन मेरे हिसाब से काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैंने गलत कर दिया ओवर थिंकिंग करके। लेकिन जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से पता होना चाहिए। लक्ष्मीकांत में डिस्क्राइब किए हुए हैं अच्छे से। ये बार बार ये न्यूज़पेपर में भी आते रहते हैं। इनफैक्ट कोचिंग के टेस्ट में भी बार बार ये टर्म्स पे क्वेश्चन आता है, तो ये गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेचुरल जस्टिस भी हम कई बार पढ़ते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैंने अनफॉर्चुनेटली गलत कर दिया प्रेशर में आके ओवर थिंकिंग करके, लेकिन ये गलत करने का क्वेश्चन नहीं है। जो 32nd जो क्वेश्चन है, इसमें जो है कि ये मेरे को पता था स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस और ये सब पता होने चाहिए। प्रिजन्स हमेशा, क्योंकि बार बार प्रिजन्स और प्रिजन की जो उनकी जो स्टेट है उसमें क्या सही करने की ज़रूरत है, ये कई बार न्यूज़ में आता रहता है। उसमें कैसे स्टेट गवर्नमेंट का काफ़ी रोल है और अलग अलग कौन से स्टेट बेटर कर रहे हैं कौन से नहीं, ये न्यूज़पेपर में आता रहता है। तो मुझे ये पता था कि समहाउ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है ये, और जो रूल्स वगैरह स्टेट गवर्नमेंट्स ही बनाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिजन्स को एडमिनिस्टर नहीं करती है। फिर ये जो है ये थोड़ा फैक्ट था कि मैंने ये अज्यूम किया कि जो इंडियन प्रिजन्स हैं, ये प्रिजन्स एक्ट 1894, क्योंकि मैंने अज्यूम किया कि बहुत सारे एक्ट हैं जो अंग्रेज़ों के टाइम पे बनाए हुए थे। स्पेशली जो पुलिस और प्रिजन से रिलेटेड जो एक्ट्स थे वो अंग्रेज़ों के टाइम पे बन गए थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी एम्फेसिस किया था बिकॉज दे वांटेड टू कंट्रोल आवर फ्रीडम स्ट्रगल। तो मैंने अज्यूम किया कि ये शायद फैक्ट सही होगा। और यूपीएससी कई बार ऐसा नहीं करता है कि वो ईयर चेंज कर दे, ऐसा छोटे मोटे चेंजेस नहीं करता है। दैट इज़ आई कंसिडर्ड इट राइट। एंड हाँ, मुझे ये पता था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता था। दिस आई न्यू। ये हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के जो डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इसके आसपास हम पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा था, क्योंकि इवन जो आफ्टर इंडिपेंडेंस से स्टेट गवर्नमेंट के अंडर रखा गया है, तो मुझे लगता था कि पहले भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर ही रखा जाएगा। सो दैट इज़ आई कंसिडर्ड दिस स्टेटमेंट राइट। एंड एक्सप्लेनेशन तो वो है ही, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। दिस इज़ हाउ आई गॉट इट राइट। जो 33rd क्वेश्चन है, ये काफ़ी सिंपल पॉलिटी का कॉन्सेप्ट है। ये आपको पता ही होना ही चाहिए कि प्राइमरी पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। जो पहली चीज़ हम पढ़ते हैं यही है कि ये इट एक्ट्स एज अ लिमिटिंग फैक्टर टू द गवर्नमेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जितना ज़्यादा डिफाइंड होता है, जितना ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ होता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के स्कोप, जो डिस्क्रिशनरी स्कोप है, काफ़ी कम हो जाता है। अगर बहुत छोटा कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया होगा, तो वहाँ गवर्नमेंट जो होती है या पार्लियामेंट जो होती है उसके पास ज़्यादा पावर्स रहती हैं, क्योंकि बहुत कम चीज़ें डिफाइंड रहती हैं। सो इंडिया में आपको सबको पता है कि वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, काफ़ी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं। 34th क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया यूपीएससी ने, बट मेरे हिसाब से इसका ए आंसर होना चाहिए। फर्स्ट अमेंडमेंट काफ़ी, जितने भी अमेंडमेंट हैं, इनफैक्ट ये चारों अमेंडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम डिटेल में पढ़ते हैं, स्पेशली विद द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 35th क्वेश्चन बेसिक पॉलिटी से है, ये सबको करेक्ट होना ही चाहिए। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पता होनी चाहिए, इनके बीच में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जो 36 क्वेश्चन है, इसका भी मेरे हिसाब से काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट अवे पॉलिटी से आया हुआ है, लक्ष्मीकांत से आना ही चाहिए। जो 37th है, ये मेरा गलत हो गया है, लेकिन ये मेरे हिसाब से पॉलिटी में जो लक्ष्मीकांत है इसमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन गलत करने का नहीं है। लेकिन आपको दिख रहा होगा बहुत सारे क्वेश्चन जो मेरे गलत करने के नहीं है, फिर भी मेरे से गलत हो गए हैं एग्ज़ाम प्रेशर में, और एग्ज़ाम में काफ़ी टेंशन रहता है, और कई बार कुछ चीज़ें आपने अच्छे से रिवाइज़ नहीं की होती हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चंस गलत होने के बावजूद भी कट ऑफ से काफ़ी अच्छा स्कोर किया जा सकता है, प्रोवाइडेड आप अपना जो एग्जिस्टिंग नॉलेज को अच्छे से यूज़ करें। 38th क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोचिंग वालों ने इसको गलत नहीं बताया था, सही बताया था, लेकिन यूपीएससी के हिसाब से ये मेरा गलत हो गया। यूपीएससी ने ओनली 2 ऑप्शन को करेक्ट से बताया है, लेकिन मेरे को पता नहीं इसमें से कौन से 2 स्टेटमेंट राइट हैं, कौन से गलत कंसिडर किए हैं यूपीएससी ने, तो ये शायद यूपीएससी बता पाएगी। जो 39th क्वेश्चन है, ये शेड्यूल एरिया जो हैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है।
हमारी पॉलिटी के बुक्स में और ये काफ़ी न्यूज़पेपर में भी आता रहता है, ये भी गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा डिटेल में पूछ लिया है, इसलिए मेरे से भी गलत हो गया। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन गलत हो जाए तो मुझे लगता है काफ़ी टफ क्वेश्चन है, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो बेटर रहेगा, अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं क्योंकि 2 एलिमिनेट कर चुका था ऑप्शन, क्योंकि ऑल 3 तो करेक्ट नहीं है, और कि एक भी स्टेटमेंट गलत ना हो ये भी मुझे पता नहीं था, कि नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने एज इन मुझे पता था क्योंकि मैं एक स्टेटमेंट करेक्ट और एक स्टेटमेंट गलत कर चुका था। सो इसलिए मैंने ये अटैम्प्ट किया, लेकिन ये गलत हो गया अनफॉर्चुनेटली, लक ने मेरा साथ नहीं दिया। 48th क्वेश्चन मेरे हिसाब से काफ़ी टफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ देने चाहिए क्योंकि इतना डीप में कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक आर्टिकल आपको याद नहीं हो सकता है। 41 अगेन काफ़ी फैक्चुअल है, आप छोड़ सकते हो। 42nd ये मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये बुद्धिज़्म जैनिज़्म कई बार रिपीट होता रहता है, और ये तीनों ही स्टेटमेंट आप इजीली कवर कर सकते हो, और आपको पता होनी चाहिए अगर आपने बेसिक आर्ट एंड कल्चर और बुद्धिज़्म किया हुआ है तो। और ये काफ़ी जो टेस्ट सीरीज़ हैं उनमें भी ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आना ही चाहिए। मूविंग ऑन, जो 43rd है, ये मेरे को तीनों जो प्लेसेस हैं इनका तो नहीं पता, लेकिन पुम फहार जो था ये काफ़ी आई गेस न्यूज़ में था, ये हमारा जो मटेरियल है आर्ट एंड कल्चर का उसमें भी आता है, नहीं तो कुछ आई गेस कुछ महीनों पहले विजन IAS का जो मटेरियल है उसमें ये इसका नाम आया था, तो ये नाम मैंने कई बार पढ़ा था, और ये आई गेस ये सदर्न इंडिया में तमिलनाडु में आई गेस ये पोर्ट सिटी थी पहले एंशिएंट टाइम पे, तो मेरे को ये पता था, दैट इज़ वाई आई कुड करेक्ट दिस। लेकिन अगर आपने मंथली मैगजीन अच्छे से नहीं किए हैं और उनको बार बार रिवाइज़ नहीं किया है तो आपको याद नहीं रहेगा। तो मेरे को भी ये कोरकई और मुचीरी का नहीं पता था, लेकिन पुमफुआर मैंने कई बार पढ़ा था, जहाँ तक मेरे को याद है ये आई गेस तमिलनाडु में है। आप इसको गूगल करके देख सकते हैं। मूविंग ऑन, जो 44th क्वेश्चन है ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, मेरे को नहीं पता था, या अगर आपको ये वर्ड पता है तो पता है, नहीं पता है नहीं पता है। 45th क्वेश्चन कोई आइडिया नहीं था, आर्ट एंड कल्चर इतना पढ़ने के बाद भी मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था इसका बारे में। 46 का भी कोई आइडिया नहीं था, आई लेफ्ट स्ट्रेट अवे। 47 मेरे हिसाब से काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमें जो बुद्धिज़्म जैनिज़्म की जो टीचिंग्स हैं हमें पता होनी चाहिए। सो ये जैनिज़्म का काफ़ी प्रोमिनेंट टीचिंग है कि वो हर इसको काफ़ी हर लिविंग बीइंग, इवन नॉन लिविंग बीइंग को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं और उनको रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए वो अपने मुंह पे भी कपड़ा रखते हैं कि गलती से उनके मुंह में कोई छोटा सा जो मच्छर भी ना चला जाए और मर जाए उनकी वजह से। सो ये जैनिज़्म की टीचिंग्स आपको पता होनी ही चाहिए। 48 काफ़ी फैक्चुअल आर्ट एंड कल्चर से मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। 49 भी काफ़ी टफ क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर छोड़ दिया मैंने। जो 50th काफ़ी बेसिक क्वेश्चन हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की जो बुक है स्पेक्ट्रम उसमें भी दिया हुआ है, और हम पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत है उसमें भी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आना ही चाहिए। यू कैन नॉट गेट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन रॉन्ग। अभी 50 क्वेश्चंस हो गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप यूट्यूब के कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल में भी मैंने कमेंट्स ऑन कर दिए हैं, वहाँ पे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाऊँ जिसमें हम इंटरेक्शन का मौका मिले, मेरे को भी और आप लोगों को भी। अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक डाउट्स हैं तो हम कभी 1 घंटे का या 2 घंटे का या आधे घंटे का सेशन रखेंगे जिसमें आप डायरेक्टली मुझसे बात कर पाएंगे। जब तक थोड़े कम लोग हैं तब तक हम ये ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा शायद लोग हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाए, बट आई विल ट्राई मेकिंग अ ग्रुप ऑन टेलीग्राम। थैंक यू।